ओके गाइस, तो हम लोग एसएफएम का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करें। आज हम लोग फर्स्ट क्लास में देखेंगे कि एसएफएम का सबसे पहले कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग आगे सिलेबस प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द सिलेबस। ये तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है, न्यू सिलेबस जो एसएफएम का है सीएमए फाइनल का। देखो वेटेज देखो यहाँ से 25%। ये फर्स्ट चैप्टर जो दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, 25% वेटेज है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है तुम्हारा जो सिंपली कैपिटल बजटिंग हम लोग करते थे ना, तुम लोगों का इसमें भी था, सीएमए इंटर ग्रुप 2 में था शायद था, इसमें एफएम में था। तो वही यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल का है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। बेसिकली कैपेक्स, कैपिटल बजटिंग, नॉट कैपेक्स, कैपिटल बजटिंग है। कैपिटल बजटिंग वाला जो चैप्टर होता है, बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट करने मांग रहा है तो उसका जो हम लोग फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करते थे, एनपी वगैरह, आईआरआर वगैरह चेक करके, तो उस पर ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। सेम है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेसिकली यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो वगैरह यहाँ पे सीखेंगे, एनपीवी, एमआईआरआर, आईआरआर, वो सब जो था, ठीक है। सेकेंड है लीजिंग डिसीजन, इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल बजटिंग, ये लीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे 10 का वेटेज दिया है यहाँ पे, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन मतलब क्या होता है बोलो तो? मनी एंड सिक्योरिटी। फैक्टरिंग वाला कंसेप्ट है ना। सपोज तुम किसी को कुछ माल बेचा, डेटर्स, ठीक है। अब तुमको रिकवरी तो खुद करने पड़ेगा ना एज अ कंपनी, बट तुम चाह रहे कोई थर्ड पार्टी को हम अपना डेटर्स को सेल कर दिए, थर्ड पार्टी कमीशन तुमसे लिया, उसका बदले वो तुम्हारा पैसा रिकवर करके तुमको देगा एंड वो अपना कमीशन कुछ काट लेगा। दैट इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग, जिसको हम लोग सिक्योरिटाइजेशन जो बोलते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है, एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये जितने भी चैप्टर है सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक चैप्टर छोड़ के जाना मतलब नुकसान है। बिकॉज तुमको खुद देख रहे वेटेज समझ में आ रहा है यहाँ से, इसीलिए सीए फाइनल में या सीएमए फाइनल में कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना नहीं, स्पेशली फॉर एसएफएम जो भी प्रैक्टिकल पेपर है, बिकॉज हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। और इसका प्रॉब्लम, एक एडवांटेज भी एक डिसएडवांटेज। सपोज अगर क्वेश्चन आया तो अगर इंस्टीट्यूट का मन चाहे तो सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो से 40 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे, अगर इंस्टीट्यूट का मन चाहे तो डेरिवेटिव से 20, 30, 15 मार्क्स, 50, 40, 30 मार्क्स का भी क्वेश्चन दे दे, और नहीं कोई मन चाहे तो नहीं भी दे, 0 भी दे सकता है। ये परसेंटेज वेटेज जैसे ऐसे ही है, ठीक है। इसलिए कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना नहीं है। तो बेसिकली सिक्योरिटी में क्या है तुम्हारा इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, जो शेयर मार्केट में जो शेयर्स रहता है उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, बॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका वैल्यूएशन, उसका इवैल्यूएशंस मैंने परफॉर्मेंस कैसे चेक करना, कौन सा बॉन्ड सही है, कौन सी इक्विटी सही है, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो थ्योरी, पोर्टफोलियो के अंदर में ये सब आ गया, एसेट प्राइसिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब जो है पूरा पोर्टफोलियो, ये जो है पूरा 4 चैप्टर 8, 9, 10, 11 पूरा पोर्टफोलियो का ही है। बेसिकली यहाँ पे पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट वगैरह हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। और ये जो है तुम्हारा रिस्क इन फिनेंशियल मार्केट एंड डेरिवेटिव, इसमें फ्यूचर ऑप्शंस जो है तुम्हारा डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, ये सब यहाँ पे है तुम्हारा। और ये हो गया तुम्हारा फॉरेक्स हो गया जो चैप्टर है, तो उसमें तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ये है बेसिकली ये। लास्ट में थ्योरेटिकल पेपर है डिजिटल फाइनेंस, यही तुम्हारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंस स्टार्टिंग में है तो हम लोग म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड के बाद फिर पोर्टफोलियो करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करेंगे, उसके बाद तुम्हारा फॉरेक्स एंड लास्ट में डेरिवेटिव। बिकॉज फॉरेक्स और डेरिवेटिव का पहले कर लेंगे, लास्ट में जाते जाते सब तुम लोग भूल जाओगे, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव, इसीलिए इस तरह से जाएंगे, पहले म्यूचुअल फंड, फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, लास्ट में तुम्हारा फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो मैं आते पोर्टफोलियो में 300 कितने नंबर पेज था, कंट्रोल गो, तो इसमें होगा ऑप्शंस, गो टू पेज शायद 300 होगा ना, देखो तो हाँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड, मनीषा एंड पूजा, कोई भी चीज़ अगर डाउट रहेगा पूछना, ठीक है। अभी तक तो स्टार्ट किए नहीं है। 287 280 मेरे यहाँ पे 300 दिखा रहा है, ठीक है। बुक देखने की ज़रूरत है, लिखने की भी कुछ ज़रूरत है, सब कुछ वहाँ पे अभी हम सब नोट लिखा रहे हैं। देखो तुम लोग पढ़ने का तरीका क्या है ना, जब भी स्टडी मैट बहुत इस वाला स्टडी, नॉर्मली हम तुम लोग स्टडी मैट से पढ़ने मना करते थे, बट इससे पहले बैचेस में
बट इस बार अब देख रहे स्टडी में थोड़ा अच्छा है, ढंग का है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। इस चैप्टर में तुम सीखने क्या चाह रहे हो, बिकॉज तुमको पता रहना चाहिए कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर्स, गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, क्या क्या हम सीखना चाहते, क्या क्या हम सीख सकते हैं और तुम सीखा कि नहीं। क्या बोला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विथ म्यूचुअल फंड। बेसिकली थ्योरी है कि म्यूचुअल फंड है क्या नहीं है, उसके बारे में है, कौन रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। म्यूचुअल फंड में एक चीज़ है तुम्हारा NAV, जैसे कि शेयर मार्केट में क्या होता है, मार्केट प्राइस हम लोग देखते हैं कि आज शेयर मार्केट में शेयर्स का प्राइस कितना चला, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में हम लोग इस मार्केट प्राइस का बदले वो रहता है NAV क्या है हम बताएंगे अभी डिटेल्स में। फिर कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए तो कुछ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस होगा। तो इवैल्यूएशन दैट परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे म्यूचुअल फंड का, ठीक है। तो NAV कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग यहाँ पे, म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या कुछ थ्योरेटिकल है कि ETF क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, रेट्स इन ये सब ट्रस्ट है म्यूचुअल फंड का। तो आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट में, मेन जो है म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्या आइडिया है बताओ म्यूचुअल फंड का किसी का, एनी आइडिया अबाउट म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है कि म्यूचुअली जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर के जब रुपया लगाते हैं तो जो अच्छा, हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या फ़ायदा है शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, बताओ ऑनलाइन, पूजा मनीषा। देखो शेयर्स मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं नोट पे, सॉरी यहाँ था ना। शेयर्स मार्केट में तो रिस्क रहता है आपका सबसे पहले तो उसमें। देखो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है म्यूचुअल फंड, ठीक है। थोड़ा समझते हैं, डायरेक्ट सम्स तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कंसेप्ट जितना ज़रूरत है उतना सिलेबस में है बहुत सारा चीज़, बट हम लोग एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जहाँ जितना टाइम इन्वेस्ट करने का उतना ही करेंगे, ठीक है। और हाँ दूसरा चीज़ हम जो पैटर्न फॉलो करते हैं संजय सरफ सर का है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, इससे बेटर तो कोई है नहीं SFA में मेरा नज़र से, ठीक है। तो उसी का ही स्टडी मैथ हम फॉलो कराते हैं, उसी का ही नोट्स हम फॉलो कराते हैं। जैसे कि हम तुम लोग क्या करेंगे, जो संजय सरफ का मैट है, SS का मैट है वो करेंगे, उससे बेसिकली जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए वो हम पूरा सबसे पहले कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तुम लोगों का जो स्टडी मैट है ICMI का, उसका स्टडी मैट में जो क्वेश्चंस वो करेंगे। थर्ड स्कैनर, ये तुम लोगों को लेना है, ठीक है। स्कैनर में क्या रहता है, पास्ट पेपर का जो क्वेश्चंस आया हुआ है, चाहे न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस है, सब्जेक्ट तो है SFM, प्रैक्टिकल पेपर तो कभी चेंज नहीं होता, वही फॉरेक्स वही डेरिवेटिव वही है, सिर्फ बुक चेंज होगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस में कुछ डिफरेंस ही नहीं है, सेम चैप्टर है, सिर्फ बुक का चेहरा थोड़ा ठीक कर दिया है, कलरफुल बना दिया सॉफ्ट कॉपी में। ये हम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कंसेप्चुअल कहाँ से करेंगे, SS का मैट से, ये तुम लोग को जेरोस का लाने पड़ेगा, मैट जो दे देंगे हम कोई टाइम में लेके जाके जेरोस कर लेना, और ऐसे भी हम PDF करके ऐसा कल डाल दिए ना, उस टाइप का हम दे दिया करेंगे, ठीक है। बाकी स्कैनर सिर्फ तुम लोगों को खरीदने पड़ेगा, स्कैनर किसका, वो जो सुचिता प्रकाशन जो रहता है वो सब, ठीक है। तो अब म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या, जैसे कि आप उससे पहले शेयर मार्केट को समझते हैं कि अगर सपोज शेयर मार्केट में अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करते हैं इन्वेस्ट, बोलो कैसे करते हैं हम लोग शेयर मार्केट में। आज तुमको कोई भी कंपनी का शेयर्स परचेस करना है कि हम जाके ITC में जाके कांटेक्ट करेंगे क्या, कैसे, सबसे पहले हमको चाहिए कि डीमैट अकाउंट, राइट। अरे डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन करने पड़ता है, ब्रोकर, बिकॉज क्या है ना शेयर मार्केट में जो तुम्हारा सेबी का जो रेगुलेशंस है, स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे वो बोलते डायरेक्टली तुम कोई कंपनी के साथ कांटेक्ट डील नहीं करते, बीच में तुम्हारा क्या है एक ब्रोकर है। ब्रोकर का एग्जांपल बताओ, जैसा कि हो गया तुम्हारा जीरोधा, ठीक है। उसके बाद और भी एक गादा है ना, एंजल हो गया, क्या स्टॉक, हाँ बहुत सारा है, स्टॉप से एक तो नाम है याद नहीं आ रहा आपको फिलहाल, वो है बहुत सारा है, इस टाइप का ब्रोकर है, शेर खान है, बहुत सारा है यहाँ पे, ICICI बैंक का भी खुद का भी एक है, बहुत सारा है। ये तुम्हारा डीमैट अकाउंट ओपन करने पड़ता है, कुछ नहीं, ऑनलाइन जस्ट पैन कार्ड देने पड़ता है, पैन कार्ड से वेरिफिकेशन करता है, थोड़ा बहुत तुम्हारा चार्जेस लेता है वन टाइम, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस 200 रुपया करके, बहुत इसमें तो फ्री भी है तुम्हारा। तो डीमैट अकाउंट तुम्हारा ओपन हो गया,
तो डीमैट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहले क्या होता था, शेयर्स जो है फिजिकली सब खरीदता था, शेयर मार्केट में जाने पड़ता था, स्टॉक एक्सचेंज, CSE था, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, अभी तो बंद हो गया तुम्हारा, अभी तो दो ही है, NSE एंड BSE। तो पहले वहाँ पे जाता, फिजिकली सब फॉर्म फिलअप करता, फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट लेता। अभी कुछ नहीं, अभी सब मटेरियल, अब डीमैट फॉर्म में है। डीमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो ये डीमैट अकाउंट हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, कोई बैंक हमको कोई ब्रोकर का थ्रू से, ब्रोकर का अंडर में क्रिएट करने पड़ता है। अब ब्रोकर जो है पूरा मेरा अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट है। अब उसके बाद वंस हम डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड मतलब शेयर्स को बाय भी कर सकते हैं, शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होता है डीमैट अकाउंट, हम जस्ट दिखा देते हैं। मेरा जीरो था तो इसमें होगा कुछ, इन्वेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड, सब कुछ नहीं, जो एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है हम बताएंगे अभी। तो म्यूचुअल फंड में हम जा सकते हैं, जो एक्सचेंज ETF वाला जो रहता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो रहता है, ठीक है। उसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। तो अगर हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, इसमें पूरा नॉलेज किसका चाहिए, मेरा खुद का चाहिए। कौन सा शेयर्स बाई करना है, कौन सा शेयर सेल करना है, फ्यूचर करना है, ऑप्शंस करना है म्यूचुअल फंड में, वो पूरा मेरा एक इन्वेस्टर का इंडिविजुअल डिसीजन है। बट सपोज कोई अगर इन्वेस्टर बहुत बिजी है लाइफ में, उसको तब मार्केट स्टडी करने का टाइम नहीं मिल रहा, मार्केट प्रेडिक्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, या फिर उसका नॉलेज का कमी है, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंस नहीं समझता, या फिर बहुत ज़्यादा बिजी है, वो नहीं चाहता कि कोई इतना सारा दिन हम काम छोड़ के मार्केट का स्टेटस देखते रहे, मार्केट अप हो रहा है डाउन हो रहा है। तो उसके लिए तो उसको जैसे एक सर्टेन रिटर्न का ज़रूरत है कि हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि एटलीस्ट हमको इतना रिटर्न मिल जाए। तो उसके लिए शेयर मार्केट में जाएगा तो क्या हमेशा एक तो टाइम इन्वेस्ट करने पड़ेगा, उसको रिसर्च करने पड़ेगा, स्टडी करने पड़ेगा। अब खुद का डिसीजन ले रहा है, वो खुद एक्सपर्ट है नहीं, प्रोफेशनल नॉलेज उतना है नहीं, तो रिस्क है। तो बहुत कोई क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में नुकसान भी होता है। सपोज़ एक शेयर हम परचेज़ किए, एक शेयर हम बाई किए थे सपोज 100 रुपये में, ठीक है। तो आई थॉट कि एक्सपेक्ट किए थे कि मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा, बस जिस दिन खरीदे दूसरा दिन ही जाके देख रहे कि नेक्स्ट डे ही वो 90 हो गया। तो एज ए इन्वेस्टर मेरा 10 रुपये का पर शेयर में लॉस हुआ। अगर 1000 शेयर होगा तो कितना गया मेरा, 1000 × 10, 10,000 रुपया गया। तो बोले यार एक ही दिन मेरा 10,000 नुकसान आया, तो अब वो तो क्या करेगा, बेच के निकल जाएगा। बट यहाँ पे तुमको होल्ड करना है कि शॉर्ट टर्म तक रुकना है, तो ये तो टोटल तुम्हारा डिसीजन है। थोड़ा स्टडी करने पड़ेगा कि ये शेयर जो आज गिरा है बाद में तो हो सकता है कि अप हो, राइट। तो इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, ना ही तुमको इतना रिस्क लेना है। तुम चाहते हो कि मेरा पास जो है, अगर हम FD में इन्वेस्ट करते हैं हमको पता है कि 6% मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको पता है कि सपोज 6 to 8% रिटर्न मिलेगा। ये सब फिक्स्ड इनकम पेयरिंग सिक्योरिटीज़ होता है। बट अगर हम शेयर मार्केट में रिटर्न करेंगे तो इससे देखा गया कि तुम्हारा 12 से 20, कोई कंपनी अगर दिखाएंगे हम, आज तो लॉगिंग हुआ नहीं, कोई कंपनी में तुम्हारा 200%, 300% भी जंप होता है रिटर्न में, ठीक है। जैसे कि हम ही अभी कुछ दिन पहले हम इन्वेस्ट किया TWA, टीटागढ़ रेलवे वगन वाला, टीटागढ़ वाला एक है, रामकृष्ण फोर्ज है, RVNL, ये सब शेयर्स काफ़ी, रेलवे का जो शेयर्स है काफ़ी जंप किया है यहाँ पे। इवन ITC वगैरह भी बहुत सारा है, तो यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, इसलिए सब शेयर मार्केट में जाता है। अदरवाइज तो हम FD गवर्नमेंट में क्या है, रिटर्न है बट सिक्योर्ड है, बट कम है, कंपेयर टू शेयर मार्केट कम ही है। शेयर मार्केट में रिटर्न इससे ज़्यादा है, देखा गया है। बट इसके लिए थोड़ा तुमको पेशेंस चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए, एंड थोड़ा प्रॉपर मार्केट स्टडी करना है, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है। आंख बंद करके कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान होगा ही मेरा, राइट। तो इतना करने का टाइम है नहीं। सपोज तुम एज अ प्रोफेशनल, तुमको इतना टाइम है नहीं, ऑफिस जाना है, तुमको घर भी है, ठीक है, इतना जस्ट थोड़ा बहुत 10-15 मिनट हम न्यूज़पेपर देख लेते काफ़ी है। तो उसके लिए भाई क्या है भाई, म्यूचुअल फंड। इसीलिए म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आया। म्यूचुअल फंड क्या बोलता है, ये सब एक कंपनी एक क्या करता है, एक ट्रस्ट फॉर्म करता है, ठीक है। सपोज आगे रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रहा है कि कोई एक कंपनी तो इसको स्पॉन्सर करेगा। सपोज रिलायंस कैपिटल, ये कौन हो गया, स्पॉन्सर हो गया। स्पॉन्सर होने से इसको खुद एक वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, एटलीस्ट 40% तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है उस फंड में, ठीक है, स्पॉन्सर किया। अब ये ट्रस्ट बनाना, ये जो भी है म्यूचुअल फंड है ना, कोई कंपनी नहीं है, सबसे पहले एक ट्रस्ट है। इसको जैसा ट्रस्ट डीड होता है, उसी ट्रस्ट डीड के हिसाब से सेबी में इसको रजिस्टर करने पड़ता है। एक ट्रस्ट डीड बनाएगा ये लोग, ठीक है, ट्रस्ट जैसा पार्टनरशिप डीड बनता है, ट्रस्ट डीड बना के सेबी जो है, सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पे इसको ये करेगा, लिस्टेड मतलब वहाँ पे उसका एक करता है, ठीक है। शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं, जस्ट सेबी के पास जाके इसको ऑथराइज किया। अब क्या है, तुम्हारा ट्रस्ट बोर्ड एक बनेगा,
जैसे कि एक कंपनी में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, तो कंपनी का अफेयर्स कैसे चलेगा नहीं चलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेता है फाइनली कि एम्प्लॉय लेता है या फिर शेयर होल्डर तो नहीं लेता है, बोर्ड एम्प्लॉय भी नहीं लेता, जो भी लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है। बीओडी कंपनी में सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ पे ट्रस्टी बोर्ड रहता है, ठीक है। सपोज रिलायंस कैपिटल का कुछ ट्रस्टी बोर्ड है, ठीक है। अब ये लोग क्या किया, मार्केट से तो फंड लेने पड़ेगा, राइट। तो फंड के लिए एक क्या किया, कोई फंड अरेंजमेंट जो कंपनी उसको अपॉइंट किया यहाँ पे, ठीक है। वो लोग मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करके सब कुछ करके, अभी म्यूचुअल फंड का कोई भी ऐप खोलेंगे इस टाइप का बहुत मिल जाएगा फंड। अब भाई ये फंड तो रेस कर लिया, ठीक है। अब ये फंड को रेस करने के बाद ये फंड को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए एक एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको बोलता है एएमसी, फंड मैनेजर जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, फंड मैनेजर अपॉइंट करता है। इसमें क्या है ना, जो क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, बेसिकली सीएफए जो रहता है, चार्टर फिनेंशियल एनालिस्ट, वो लोग क्या करते हैं, सीए सीएफए इन लोगों को इसमें अपॉइंट करता है। अच्छा खासा इन लोगों का मार्केट नॉलेज, इन लोगों का काम ही है कि मार्केट स्टडी करना। जैसे कि तुम्हारा ये है, बहुत सारा कंपनी ऐसा है तुम्हारा है, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है, एएमसी का काम क्या है, तुम्हारा जो फंड, सपोज मार्केट से हम 100 करोड़ फंड ये रेस किया था, किससे, इन्वेस्टर्स लोग से। हम लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, कुछ नहीं, हमको पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड का एक गादा ऐप है, ईटी मनी है, शेरोधा में भी है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में भी क्या है, कुछ तुम डायरेक्टली शेयर मार्केट का तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, कुछ होता है डायरेक्टली हम रिलायंस कैपिटल का खरीदे, डायरेक्ट हम डील करें। अभी तक शेयर मार्केट में कभी हम डायरेक्ट कंपनी से डील नहीं कर रहे थे, बीच में कौन सा ब्रोकर था। बट म्यूचुअल फंड में 2-3 टाइप का होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, ईटीएफ, हम बताएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, हम पहले लेके चले कि हम डायरेक्टली कंपनी से जा ले रहे। तो रिलायंस कैपिटल का जो था उसका नॉर्मली क्या है, जो जस्ट म्यूचुअल फंड का ऐप में वो लोग आ जाता है वो फंड, ठीक है। तो वहाँ से हम बाई किए। तो इस टाइप का बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किया होगा, उसके बदले क्या मिला होगा, उसका यूनिट, जैसा शेयर्स मिलता है यहाँ पे यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड मिलता है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड मिलता है। तो बेसिकली शेयर होल्डर होता है वहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, यूनिट होल्डर, म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर होगा यहाँ पे, शेयर होल्डर तो नहीं होगा। शेयर होल्डर बेसिकली क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है, ओनर। बट म्यूचुअल फंड वो क्या है, तुम्हारा फंड में वो इन्वेस्ट किया, ये यूनिट होल्डर है, ठीक है। बिकॉज यहाँ कंपनी है ही नहीं, तो मालिक कहाँ से होगा, यहाँ पे यूनिट होल्डर होगा ये, ठीक है। सपोज एक ये जो तुम्हारा इसका था NAV, अब NAV क्या होता है बताएंगे, इसके नेट एसेट वैल्यू होता है, शेयर में इसके शेयर प्राइस होता है रियल टाइम बेसिस में। यहाँ पे हर डे का एंड में एक नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होता है, सेबी को बताने पड़ता है, उसी एसेट वैल्यू पे तुम्हारा ट्रेडिंग होता है, मतलब बाई या परचेज सेल होता है। तो सपोज NAV था 10 रुपये करके, ठीक है। अब मेरे पास है 1 लाख, तो 1 लाख बाई 10 कितना हमको यूनिट मिल गया होगा इन्वेस्टर लोग को। इसी तरह बहुत सारा इन्वेस्टर लोग इस फंड में इन्वेस्ट किया होगा, अल्टीमेटली ये फंड आया कितना, 100 करोड़ का। अब ये फंड का मालिक कौन है, रिलायंस कैपिटल, इसको पूरा मैनेज करे, खुद नहीं करा, ये भी क्या किया, एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर फंड मैनेजर को अपॉइंट किया। अब ये क्या करेगा, मार्केट स्टडी करेगा, ठीक है। बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है क्या, ये लोग क्या करते हैं, इंडेक्स को फॉलो करते हैं। सपोज हम क्या किया, निफ्टी 50 को फॉलो कर रहे हैं, हम निफ्टी बैंक को फॉलो करें, व निफ्टी IT सेक्टर को फॉलो करें, निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फॉलो करें। तो अलग अलग ये लोग शेयर्स को फॉलो करते हैं मार्केट में। अब ये पैसा लेके पूछो क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करे। कौन सा कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट है, टोटली इसी का डिसीजन है, ठीक है। कुछ क्या करेगा, वो FD भी करेगा, रिस्क भी तो नहीं ले सकता है ना, वो पूरा पैसा डूब भी जा सकता है। कुछ क्या करेगा, बॉन्ड्स में, जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उस पर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप पे इन्वेस्ट करेगा, सो दैट अगर तुमको 100 करोड़ इस फंड है, इससे हम ज़्यादा रिटर्न कमा सके। तो यहाँ से वो कुछ तो रिटर्न कमाता होगा, यहाँ से कुछ तो रिटर्न कमाएगा। रिटर्न किस तरह से कमाएगा, बेसिकली ये सब कंपनी से डिविडेंड मिला होगा, शेयर्स जो इन्वेस्ट किया था, FD से क्या मिला होगा, इंटरेस्ट, बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया था क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। दूसरा कंपनी का जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया था वहाँ से डिविडेंड मिला होगा, या फिर शेयर ट्रेडिंग करके वहाँ पे कैपिटल गेन कमाया होगा, आइदर डिविडेंड या फिर म्यूचुअल जो फंड मैनेजर था, कोई कंपनी के शेयर में सपोज 100 रुपये करके इन्वेस्ट किया था, 120 में बेच के निकल गया, तो 20 रुपये कैपिटल गेन आया होगा। तो यहाँ पे कैपिटल गेन भी किया होगा। तो इस टाइप से इस फंड से बेसिकली वो इनकम जनरेट कर रहा है ना। ये फंड 100 करोड़ लेके मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ तो इनकम जनरेट किया। तो अब ये जो इनकम है इसका हकदार कौन है,
यूनिट होल्डर। तो ये क्या करता है म्यूचुअल फंड कंपनी, फिर माने ये फिर क्या करता है, इसको रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बेसिकली ये भी अपना पीएल अकाउंट बनाता होगा, जो प्रॉफिट हो रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना मेरा आ रहा है, इतना जो प्रॉफिट है उसको इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड यूनिट होल्डर लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। समटाइम्स अगर ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, क्या वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, बताओ मनीषा, आर्य, पूजा, क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सर रिटर्न तो आएगा कुछ। मैं ये जो डिविडेंड तुमको शेयर माने यूनिट होल्डर को यहाँ पे दे रहा है ये म्यूचुअल फंड, अगर इसका पर्पस है ग्रोथ ओरिएंटेड, तो क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना? सही है कि अपना पास रख के फिर उसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेगा। तो अभी ये सब है हम लोग सिलेबस में करेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड। तो बेसिकली क्या करेगा, बहुत सारा म्यूचुअल फंड जब भी म्यूचुअल फंड का ये रहता है उसका स्कीम रहता है प्रॉपर, ये जो फंड है हम लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने वाले, क्या पर्पस है, नहीं है, पूरा स्कीम प्रॉपर सब कुछ पढ़ने के बाद ही कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है। हम दिखाएंगे स्कीम की नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो ये डिविडेंड समटाइम्स अगर उस टाइप का म्यूचुअल फंड है तो कभी कभी दे भी देता है डिविडेंड, अगर उसको लग रहा है कि नहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा हम अपना यूनिट होल्डर को खुश रखते हैं तो डिविडेंड दे देगा। या फिर वो क्या करेगा, उसी जो गेन आया यहाँ से उसी पैसे को फिर से दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट करे, इससे क्या होगा, उसका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ते रहेगा। और तुम्हारा फ़ायदा क्या है एज ए इन्वेस्टर, तुम्हारा फ़ायदा क्या है? जैसा कि अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मेरा फ़ायदा क्या होता है, जितना शेयर प्राइस बढ़ेगा उतना फ़ायदा है मेरा, प्लस और क्या डिविडेंड देता है वो कंपनी, और यहाँ से हम कैपिटल गेन कर सकते हैं ना। बेसिकली हम जितना में बाइंग किए थे इट इज़ एंट्री कितना में किए थे और एग्जिट कितना में करें, दोनों का बीच का गैप, अगर एग्जिट ज़्यादा में करेंगे तो मेरा कैपिटल गेन होगा। तो इसलिए ना हम लोग शेयर मार्केट में करते हैं। शेयर मार्केट से दो ही इनकम है, आइदर वो कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट किए थे वहाँ से डिविडेंड मिल रहा होगा, या फिर डिविडेंड दे या ना दे हम अपना कैपिटल एप्रिसिएशन करके शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो कैपिटल गेन किए होंगे। सिमिलरली अगर एज अ तब हम म्यूचुअल फंड में क्यों जाए, म्यूचुअल फंड में भी सेम चीज़ है, अगर वो डिविडेंड दे रहा तो दे रहा, अच्छा बात है, अगर नहीं भी दे रहा मेरा NAV तो बढ़ रहा है। जो मेरा NAV था, सपोज जब हम एंट्री का टाइम पे जब हम बाई किए थे मेरा NAV था 10 रुपया, अब हम देख रहे हैं अभी मेरा एग्जिट का टाइम पे मेरा NAV हो गया कितना 15 रुपीज़, तो 5 रुपये का तो फ़ायदा मेरा इसमें आया। अगर मेरा पास 100 शेयर यूनिट भी है, 100 × 5 5 रुपये का फ़ायदा है। तो अब क्वेश्चन है सर ये NAV जो बढ़ा कैसे, हाउ, राइट? जैसे कि तुम्हारा शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ता है, सिमिलरली NAV का भी प्राइस बढ़ेगा। शेयर मार्केट टोटल क्या होता है, डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। एक शेयर जितना ज़्यादा एक शेयर का बीड होता है, हम बताएंगे वो वाला, सपोज इस तरह शेयर मार्केट में कैसे फ्लक्चुएट होता है। सपोज ये तुम्हारा ITC का शेयर है, ठीक है, ये यहाँ पे रह रहा बीड मतलब तुम लोग परचेज कर रहे हो, यहाँ पे क्या है सेल, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है। बीड मतलब ये बायर लोग खड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे सेलर लोग खड़ा है, ठीक है। अब जब भी हम लोग बीट करते हैं ना, यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस नॉर्मली सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। सपोज कोई बीट कर रहा है कि हम ये ITC का शेयर 400 में खरीदेंगे, इतना नंबर, ठीक है। कोई बोल रहा है कि 410 में इतना नंबर, कोई बोल रहा है कि हम 390 में खरीदेंगे इतना नंबर, ये तुम बीट लगा रहा है सब बायर लोग, ठीक है। एट द सेम टाइम कोई सेल भी किसी को लगा, बीट कौन करता है, बाई कौन करता है, जिसको लगता है कि दाम और बढ़ने वाला है, तभी वो क्या है, बुलिश है ना बियरिश है, बुलिश है या बियरिश है, बढ़ेगा मतलब बुलिश है, बुल मार्केट। उसको लग रहा है कि भाई ITC का जो शेयर प्राइस है ना अब तो बढ़ेगा, अब तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं 400 में लगाते हैं, तो मार्केट जब बढ़ेगा हम बेच के निकल जाएंगे। तो ये लोग बुलिश है बोल के ही वो लोग कर रहे हैं, बाई करते जा रहा है। और जो सेलर है वो बेसिकली उसका माइंड में क्या चला, बियरिश, उसको क्या लग रहा है मार्केट फॉल करेगा, राइट। वो लग रहा है कि 400 है अब मार्केट फॉल करेगा, तो इससे आज फॉल करे, इससे अच्छा वो बोला कि हम क्या करेंगे 405। वो जाता वो कभी कभी बोलता है कि नहीं हम तो 5 रुपये तो बढ़ेगा, 405 में सेल कर रहा है, कभी बोला 402 403, कोई बोल रहा है कि नहीं हम 385 में बेच के 390 में बेच के निकल जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, कैलकुलेशन होता है। ये डिमांड सप्लाई है, बेसिकली क्या ये डिमांड है, ये सप्लाई है। कोई अगर बाई कर रहा है कोई सेल करे तब जब होगा इक्वल 1:1। कभी कभी क्या होता है तुम लोग देखेगा, अगर हम लोग शेयर मार्केट में शेयर परचेस करें, ओनली बायर है कोई सेलर है नहीं, तो हम जो बाई किए ना मेरा वो क्यू में रह जाता है। अगर जब तक कोई सेलर नहीं मिलता उस प्राइस का, तो ब्रोकर पूरा सेटल करता है पूरा कि तुम जो बिड लग किया था 400 में उसका बदले कोई सेलर बेचा कि नहीं। अगर बेचेगा तो तुम्हारा अकाउंट सेटल होगा, अदरवाइज ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाता है, पैसे फिर दोबारा वापस आ जाएगा।
ऐसा बहुत सारा, तो ओनली सेलर वाला कभी कोई बाई नहीं करने, ओनली सेल कर रहा तो तुम्हारा सेल कंप्लीट ही नहीं होगा फिर, ठीक है। ओनली बायर भी होता है बहुत सारा कंपनी का, मनी कंट्रोल हम बता देंगे कैसे चेक करना है, देखना। ओनली बायर है मतलब समझ जाना वो कंपनी में कुछ तो अच्छा है इसलिए सब बाई है, कोई सेल नहीं करने मांग रहे हैं, सबको लग रहा है दाम बढ़ने वाला, दाम बढ़ने, ऐसा बहुत सारा कंपनी में सिचुएशन आता है। एक टाइम में था, कुछ दिन पहले आया था, इसमें TWL में था शायद, ठीक है। तो इस तरह से डिमांड सप्लाई का बेस में क्या होता है, मार्केट का प्राइस डिसाइड होता है। बट म्यूचुअल फंड जो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है, नॉट ट्रेडेड, जो कि ना एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होता है। नॉट एक्सचेंज मतलब कौन से एक्सचेंज, NSE BSE का बात करें, जो कोई एक्सचेंज में ट्रेड नहीं करता है म्यूचुअल फंड। इन दैट केस सर इसका प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, इसका मतलब, तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड का डेली डे एंड में NAV कैलकुलेट होता है, NAV कैलकुलेट होता है हर रोज NAV अप भी हो सकता है, इसको फिर सेबी को देने भी पड़ा, सेबी को ये लोग क्या करता है, रिपोर्ट करता है, तो वहाँ से फिर पब्लिश हो जाता है, ठीक है। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड का ऐप रहता है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये आज का कल का NAV था, ये आज का, मतलब ये जैसा कि शेयर मार्केट में मिनट में सेकंड में प्राइस चेंज होता है, जो म्यूचुअल फंड है जो एक्सचेंज में ट्रेडेड नहीं होता है उसमें क्या होता है, तुम्हारा हर डे का एंड में प्राइस तुम्हारा इसमें आएगा, ठीक है। अब NAV कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग आ रहे धीरे धीरे। अब हम लोग कर लेते हैं तुम्हारा इसमें कितना टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, ओपन एंडेड, क्लोज एंड, उसमें आ जाते हैं। मोटा मोटी कंसेप्ट समझ में आया म्यूचुअल फंड का कैसे होता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम शेयर मार्केट। क्या है बोलो तो शेयर मार्केट टोटली डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड म्यूचुअल फंड जो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है वहाँ पे क्या है, मार्केट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी अपना पैसा को इन्वेस्ट किया होगा जहाँ उसका बेस में जब वैल्यूएशंस होगा NAV कैलकुलेट होगा, क्या अभी बताएं कैसे कैलकुलेट होगा, उस तरह से उसका हर डे का एंड में NAV उससे आज कोई भी अगर इस म्यूचुअल फंड को बाई करना चाहता है उस दिन अगर आज बाई करेंगे, आज का जो बेसिकली कल का जो डे एंड में जो NAV आया होगा उसमें, ठीक है, अगर बेचेंगे तो आज का जो डे एंड में जो NAV आएगा उसमें हम बेच के निकल सकते हैं। यहाँ मिनट में जो प्राइस जो है लाइक अ शेयर मार्केट वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे शेयर मार्केट हम क्या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे करो पर तुम आज किया तो कल बेच के तुम निकल सकते हैं, इस टाइप का है, ठीक है। पर इंट्राडे नहीं कर सकता शेयर मार्केट पे, इंट्राडे पॉसिबल है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, आज ही हम परचेस किया आज ही बेच के निकल गए, हमको लगा था कि आज हम कम में परचेस करते हैं, डे एंड तक शेयर मार्केट में प्राइस भागेगा इस कंपनी का शेयर्स का, तो हम प्रॉफिट सपोज हम 100 रुपये में खरीदे, हमको लगा कि 110 रुपये तो जाएगा ही भाई, तो 10 रुपये प्रॉफिट कमा के निकल गए, इंट्राडे खत्म हो गया। बट कभी कभी नुकसान भी हो सकता है इंट्राडे में, 90 भी हो सकता है, तो तुम जितना लगा था तो उतना तुम्हारा मार्जिन भी ब्लॉक हो जाएगा, काट लेगा तुम्हारा अकाउंट से, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड में अगर एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है तो इंट्राडे पॉसिबल नहीं है, तो तुम आज बाई किया कल तुम सेल कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे यहाँ पे पॉसिबल, ट्रेड नहीं कर सकते तुम यहाँ पे। सर डिविडेंडটা যেটা শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড থেকে আসে ওটা কি মিউচুয়াল ফান্ডের ক্লোজিং টাইমের সময় আসে না डिविडेंड हाँ। वो लोग जो तुम्हारा नॉर्मली अकाउंट्स जिस तरह से बनता है तो वो लोग भी क्वार्टरली में अकाउंट्स बनाता है, मंथली बनाते हैं, तो डिविडेंड को भी टाइम में दे सकता है तुम, उनका वन टाइम पेमेंट नहीं है रेगुलर कंपनी से बीच में डिविडेंड देते रहते हैं ना, कोई भी टाइम तुम डिविडेंड दे सकते हो, नॉर्मली क्वार्टरली सब देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक डिफरेंस था। अब थोड़ा स्टडी मैट में हम आ जाते तुम लोगों को। भैया कोई डाउट है? तो आज मैं खरीदूंगा कल की रेट में, मतलब बीते हुए कल की रेट में, यस्टरडे की। आज अगर परचेस करोगे तो ऑब्वियसली कल का रेट में होगा। और आज अगर आज ही मैं 12 बजे मान लीजिए मैं भेजता हूँ किसी को, तो वो आज जो क्लोजिंग मतलब मुझे नहीं पता रहेगा कि आज क्या रेट में मैं बेच रहा हूँ। हाँ, वो आज मुझे वो end तो में एंड में पता चलेगा, राइट। बिकॉज डे एंड नहीं होने से तो आपका प्राइस कैलकुलेशन ही नहीं होगा, तो ठीक है। इसलिए तो इंट्राडे पॉसिबल नहीं है। जो एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है, जो ETF है उसमें पॉसिबल है इंट्राडे, बट जो एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता म्यूचुअल फंड, हम बताएंगे अभी उसी टॉपिक में आ रहे, उसमें आपको तो NAV डे एंड में सब कुछ पता चलेगा आपको। मान लीजिए सर कल बाय किए कल का प्राइस में, तो आज फिर आज का डे एंड में जो प्राइस होगा आप उस प्राइस में निकल सकते। आप बेस आप क्या सेल कर दिए, बट डे एंड में जो प्राइस निकलेगा उसी पे आप बेच सकते हो, ओके उस हिसाब से। यानी आपको प्राइस पहले से पता नहीं चल, जब तक ये आएगा नहीं। आज का दिन खरीदे तो आज का जो डे एंड में प्राइस आएगा तो उस रेट में हमको खरीदने पड़ेगा, ओके ठीक है। या कल का दिन तो उस डे एंड में प्राइस जो मेरा कैलकुलेट होगा उस टाइप का बेसिकली हम वहाँ पे रहता है तुम्हारा। जब भी करेगा वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। बेसिकली डे एंड मतलब एक दिन पीछे का ये लोग लेके चलता है, पीछे अदरवाइज तो पता नहीं चले। एक दिन पीछे का, कल का आज ऐसा करके चलता है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ था 300 पेजेस में थे ना हम लोग, इसमें एडिट करने दे रहा था, इसमें तो नहीं दे रहा था।
अच्छा ये वाला मैं दे रहा था, हाँ ठीक है। देखो जो बुक में है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे म्यूचुअल फंड में, ठीक है, जो हम कहानी बता रहे थे। फिर ये जो है स्पॉन्सर सब, ये वाला स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, तो म्यूचुअल फंड कोई कंपनी नहीं, सबसे पहले चीज़ एक ट्रस्ट है, एक कोई बॉडी कॉर्पोरेट ही ये सब म्यूचुअल फंड को लेके आते हैं, जैसे ICICI बहुत सारा है, अभी अब ऐप खोलेगा बहुत सारा, ET मनी बोल के एक ऐप है, वहाँ पे देखना, जस्ट लॉगिन करने से दिखा देता है इतना सारा म्यूचुअल फंड है, ICICI का, HDFC का है, बहुत सारा है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहता है, सबसे पहले स्पॉन्सर, जैसे कि बताया सपोज रिलायंस कैपिटल स्पॉन्सर कर रहा है, बाई HDFC बैंकिंग स्पॉन्सर कर रहा है, वो क्या करे, ट्रस्टी रहता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, वो क्या करे, फंड रेस करने के बाद फिर AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फंड मैनेजर को देगा, वो फंड मैनेजर जहाँ जहाँ करने के करेगा। बीच में ट्रांसफर एजेंट रहता है कंसिडर, बिकॉज वो लोग को ट्रांसफर एजेंट क्या करते हो, जो तुम्हारा जो शेयर पर जो बेचेगा ये करेगा, उसको काम भी सेटल भी तो करना है। यहाँ पे तो ब्रोकर करता था, यहाँ पे तो ब्रोकर है नहीं, वहाँ पे क्या है, शेयर मार्केट में जो हम लोग करते हैं परचेस सेल, बीच में ब्रोकर है, वो तो अपना सेटल कर देता था। यहाँ पे ट्रांसफर एजेंट हमको चाहिए, तो ट्रांसफर एजेंट भी अपॉइंट करते हैं हम लोग, कस्टडियन भी रहता है बैंक वगैरह नॉर्मली, ठीक है। ये सब पूरा कहानी, ये थ्योरी कभी आता नहीं क्वेश्चन, एक बार के लिए पढ़ लेना क्या होता नहीं होता स्पॉन्सर, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा नाम यहाँ पे आया। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बताते हैं, यहीं पे आते हैं नेक्स्ट पेज में। ये सपोज म्यूचुअल फंड है, ठीक है, बहुत टाइप का म्यूचुअल फंड है, बट ये 3 टाइप का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है तुम्हारा ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ये थ्योरी कभी कभी आता है, बहुत रेयर चांसेस, बट इसका जानना ज़रूरी है। एक हो तुम्हारा ETF का फुल फॉर्म क्या है बोलो तो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडेड फंड। हम नेक्स्ट क्लास में वो ऐप खोल के दिखाएंगे म्यूचुअल फंड वाला, ठीक है। देखिए लॉगिन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसका नोट्स दिखा देते हैं यहाँ से, जो कॉपी में दिखाए थे ना, उसी से यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी का नोट्स पेज नंबर 30 में था बस। कुछ पॉइंट है यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या है, यूनिट कैपिटल लिखने का ज़रूरत नहीं, इसको हम भेज देंगे पीडीएफ। यूनिट कैपिटल इज़ नॉट फिक्स्ड, एक एक करके हम समझाते रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फिक्स रहता है, माने यूनिट कैपिटल जो है यहाँ पे फिक्स रहता है क्लोज एंडेड, ठीक है। अब सर यूनिट कैपिटल है क्या, ओपन एंड मतलब हम जितना मर्जी परचेस करें से करें, बट क्लोज एंडेड क्या होता है बेसिकली, जैसे कि IPO निकलते समझते हैं, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्लोज एंडेड वाला कहानी तभी आएगा जब कोई नया म्यूचुअल फंड क्या किया, कोई न्यू फंड ऑफर करता है मार्केट, NFO न्यू फंड ऑफर करता है, न्यू फंड ऑफर करता है मार्केट में, ठीक है, NFO। तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स है, तो वो इतना इस लॉट में खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल है, यूनिट कैपिटल जो है फिक्स्ड है। बट यहाँ फिक्स कैपिटल मतलब सपोज वो जो फंड ओपन हुआ था उसको पता है कि मेरा कितना का फंड है, सपोज 100 करोड़ का, तो फिक्स कैपिटल हो गया इसका 100 करोड़ का, उतना ही वो फंड रेस करेगा। और ओपन एंडेड मतलब ये जितना मर्जी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसका फंड का साइज बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स साइज ही नहीं है इसका, फंड का जो ये है कैपिटल जो फिक्स नहीं है यहाँ पे। बेसिकली NFO का न्यू फंड ऑफर किया, उसको सपोज 1000 करोड़ का फंड साइज है, तो 1000 करोड़ ही उसका फिक्स है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। अब उस पैसे को लेकर वो जो करे, एक बार में पैसे उठा लिया 1000 करोड़, अब लेके जहाँ जाए इन्वेस्ट करें।
बट ये जो है कंटिन्यूसली इसमें पैसा आएगा जाएगा, बेचते रहेगा, एंट्री एग्जिट होते रहेगा इसमें कंटिन्यूसली ओपन एंडेड में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एंट्री एंड एग्जिट जो है डेली बेसिस में एट एनी टाइम तुम कर सकते हैं। माने आज एंट्री किया तो आज ही एग्जिट नहीं कर सकता, इंटरडे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एंट्री एग्जिट तुम कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, जिस दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है, यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, यहाँ पे नो लॉक इन पीरियड, लॉक लिख दिया है, लॉक इन पीरियड, यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है। जब भी कोई म्यूचुअल फंड का तुम स्कीम रीड करोगे वहाँ दिखा देता कि ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है, बता देता। ओपन एंडेड मतलब तुम कोई भी टाइम में निकल सकते हो, ऐसा नहीं है। क्लोज एंडेड तो एक बार इन्वेस्ट कर दिया 3 साल के लिए, तो 3 साल के तुम वही कर सकते हो, उसका तुम बेचना है, जाओ तुम शेयर मार्केट में इसको बेचो। फिर ये लोग क्या करते हैं बाद में बता रहे कहानी, ये फिर ये क्या है, नो लॉकिंग, सॉरी यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है, यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है, यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है बेसिकली 3 to 5 ईयर्स वाला रहता है, 3 to 5 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है सर हम इन्वेस्ट तो कर दिए, आप ओपन एंडेड फंड में अगर हमको निकलना है तो क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइम तुम निकल जाओ। उस टाइम में इजीली हम, दैट इज़ अगर हमको सेल करना है, अगर सेल करना है तो कंपनी क्या करेगा, जो म्यूचुअल फंड क्या करेगा, बायबैक कर लेगा तुमसे। यहाँ पे तुम किसको, कस्टमर, दूसरा कोई इन्वेस्टर को बेच रहे हो कि म्यूचुअल फंड को ही बेच रहे हो, यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड को ही बेच रहे हैं। हम परचेस किए थे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है, बेचेंगे भी तो उसी को ही बेचेंगे। कोई थर्ड पार्टी, जैसा कि शेयर मार्केट में क्या होता है, हमको पता भी नहीं रहता कौन से इन्वेस्टर को हम बेच रहे हैं, बीच में ब्रोकर खड़ा रहता है, यहाँ तो ब्रोकर है ही नहीं। हम डायरेक्टली क्या करें, म्यूचुअल फंड से लिए, हमको लग रहा है म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम सेल करके निकल सकते हैं, बट एट NAV प्राइस, जो NAV का जो प्राइस था उस प्राइस पे हम बाई किए थे NAV में, उस दिन का जो नेट एसेट वैल्यू प्राइस था, सेल करेंगे तो उस दिन का जो NAV प्राइस होगा उसी प्राइस में सेल करके निकल सकते हैं एट एनी टाइम। ओपन एंडेड है इसलिए कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी टाइम में हम इसमें एंट्री कर सकते, कोई भी टाइम में एग्जिट कर सकते, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। बट यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है NFO, न्यू फंड ऑफर में जो है, दैट इज़ ये क्या हाईली, दैट इज़ इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है इसका। जो अगर लिक्विडिटी का बात करें भाई, लिक्विडिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है ना, और इसमें लिक्विडिटी क्या है, लो है। हम कोई भी टाइम में निकल नहीं सकते, अगर निकलना है अब तुम क्या करोगे, सेकेंडरी मार्केट में हमको जाने पड़ेगा। बाद में क्या करता है, म्यूचुअल फंड इसको एक्सचेंज में लिस्टेड कर देता है, स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE में। तो बाद में तुमको अगर बेचना है तो तुम इस म्यूचुअल फंड कंपनी को तुम तो नहीं बेच सकते हो, बट तुम किसी और इन्वेस्टर को बेच सकते हो, लाइक अ शेयर्स। तो तुम क्या कर सकते हो बाद में, लेटर ऑन दिस इज लिस्टेड इन एक्सचेंज, वहाँ पे यू कैन से, तो वहाँ पे दैट इज एक्सचेंज, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में हम लोग वहाँ पे उसको बेच सकते हैं। बेसिकली डायरेक्टली हम वो फंड मैनेज, जो फंड से लिए, म्यूचुअल फंड से लिए, तो उसको हम नहीं बेच सकते यहाँ पे। बट हाँ 3 साल 5 साल बाद मैच्योरिटी होगा तो जो उस यूनिट को होल्ड कर रहा होगा वो म्यूचुअल फंड कंपनी उसको पैसे देगा। बट बीच में तुम बेच के निकल गए तो तुम्हारा यूनिट ट्रांसफर होगी किसी और के पास, जैसे शेयर ट्रांसफर हो जाता है। अब जब मैच्योरिटी आएगा तब उसको पैसा मिलेगा वहाँ पे, फिर वो भी किसी और को बेच के निकल जा सकता है। सर जब सेकेंडरी किसी को बेचेगा बीच में तो उसको जितना इन्वेस्ट हो उतना ही मिलेगा, उससे कम मिलेगा। NAV प्राइस पे बेचेगा उस, NAV प्राइस। जैसे कि यहाँ पे NAV प्राइस था, वहाँ पे भी NAV प्राइस होगा। अच्छा। यहाँ पे NAV प्राइस क्या था, उसका खुद का जो वैल्यूएशंस था डेली बेस में यहाँ पे, बट यहाँ पे मार्क टू मार्केट हो जाएगा, बिकॉज एक्सचेंज में ट्रेड हो जा रहा है यहाँ पे। तो मार्केट जिस हिसाब डिमांड सप्लाई के बेस में होगा उस प्राइस में उसको बेचने पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है यूनिट कैपिटल, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, और यहाँ पे कोई भी टाइम में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं हम लोग NAV प्राइस में। यहाँ पे यूनिट कैपिटल फिक्स्ड है उस फंड का, बाद में वो लोग एक्सचेंज में उसको लिस्टेड करता है, तो तुम इस एक्सचेंज में उसको बेच के निकल सकते हो। डायरेक्टली उस कंपनी को बिफोर द मैच्योरिटी तुम बेच नहीं सकते हो। यहाँ पे रिडेम्पशन पॉसिबल है, हाँ कि नहीं, हम उसी उसको बेच के निकल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और सेकेंडरी मार्केट में जाने पर जब तक ये नहीं होता, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें से जो है, ऑब्वियसली लिस्टेड तो है नहीं, ये क्या लिस्टेड है शेयर मार्केट में ओपन एंडेड? नो,
इसलिए ना हम डायरेक्टली कंपनी डील कर रहे हैं। जब हम बोल ही रहे कि कंपनी से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, इसका मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर लिस्टेड होता तब तो जाके हम ब्रोकर का थ्रू से डीमैट अकाउंट खोल के करने पड़ता हमको। यहाँ पे नॉट लिस्टेड इन एक्सचेंज, इस टाइप का जो म्यूचुअल फंड होता है नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो इसका डिमांड सप्लाई का बेसिस में क्या प्राइस डिटरमाइन होगा? नो। इसका क्या होगा, ये इसका खुद का जो वैल्यूएशन होगा, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी हम लोगों से पैसा लेके जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया होगा, हर डे का एंड में वैल्यूएशन होता होगा। हम बताएंगे अभी जब एनएवी कैलकुलेट उस बेसिस में होता है, डिमांड सप्लाई के बेसिस में नहीं। डिमांड सप्लाई क्या, शेयर मार्केट में जस्ट पूरा इस का जुआ, बाई सेल हो रहा है, बीडर। अगर बाइंग रेट कम है, सेलिंग रेट ज़्यादा है तो सेलिंग रेट ही दिखाएगा वहाँ पे। बाइंग रेट ज़्यादा है, सेलिंग रेट कम है तो बाइंग रेट को मार्केट ज़्यादा बायर है, सेलर कम है तो क्या बीड रेट ही ऊपर जाएगा वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे वो होगा तुम्हारा कब, क्लोज एंडेड में, जब तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट में जब जाएगा। हाँ, बेसिकली ओपन एंडेड लिस्टेड नहीं होता है, बट क्लोज एंडेड ये तुम्हारा लिस्टेड, बाद में जाके लिस्टेड कर देता है इसको, ये लिस्टेड रहता है। सर बोलो बोलो। सर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज वाला पॉइंट फिर से बोलिए ना। एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एनएससी बीएससी, यही तो। यहाँ पे कोई भी, जैसे क्या होता है, कोई भी कंपनी को शेयर्स अगर पैसा लेना है तो वहाँ से क्या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करता है, तब जाके कोई भी इन्वेस्टर बाई कर सकता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर कोई कंपनी का शेयर्स को खरीदना चाहता है, कब पॉसिबल है? अगर प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली जाके हम बात किए जान पैसे खरीद लिए, या फिर अगर शेयर मार्केट है तो जाने के लिए उस कंपनी का शेयर्स तो लिस्टेड होना जरूरी है ना। लिस्टेड मतलब क्या, सेबी में जाके लिस्टिंग कराने पड़ता है। सेबी का जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको फॉलो करके लिस्टिंग कर, तब जाके सेबी परमिशन देगा, तब जाके वो एनएससी बीएससी में पब्लिश हो, स्ट्रेट कट वो आ सकता है। अदरवाइज तो कोई भी उस शेयर को परचेस नहीं कर सकता, मतलब पब्लिक परचेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो म्यूचुअल फंड है, तो हम जो अगर शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ लिस्टेड है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, तो बीच में कौन, ब्रोकर रहता है, डीमैट अकाउंट खोलने पड़ता है, ब्रोकर रहता है। तो हम डायरेक्टली कोई कंपनी से हम आईटीसी का शेयर्स परचेस कर रहे हैं तो हम आईटीसी से डायरेक्टली डील नहीं करते, हम बीच में जैसे एक ऐप रहता है ब्रोकर, जो एक हमको ऐप, उस ऐप का थ्रू से मेरा पर्सनल डिसीजन रहता है कौन सा शेयर परचेस करना है, कब परचेस करना है, कब बेचना है, ठीक है। और यहाँ पे तुम क्या किया, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से तुम डील कर रही हो, म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट है उससे बाई कर रहे, सेल कर रही हो, ठीक है। और यहाँ जो, ठीक है, ये है इसका मतलब, ये लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ये आप स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में हम कवर कर रहे हैं। तो ये अगर लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब इसका हमेशा प्राइस क्या होगा, इसका जो प्राइस होगा इट इज़ इक्वल टू एनएवी होगा, हाँ कि नहीं। इसका जो प्राइस होगा हमेशा इक्वल टू एनएवी, सब्जेक्ट टू लोड फीचर। एक लोड फीचर यहाँ पे आता है, सब्जेक्ट टू लोड फीचर्स। लोड फीचर्स क्या होता है कि सपोज कभी कभी लगता है कि नो, मैंने कभी तुम्हारा म्यूचुअल फंड में कभी कभी लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे कोई तुम्हारा एक्स्ट्रा लोड चार्जेस मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड को भी तो कुछ फ़ायदा कमाना है। सपोज तुम जब बाई करोगे, ठीक है, तो तुमसे एक्स्ट्रा कुछ लेता है, सपोज 0.0 इतना % एक्स्ट्रा लिया, ठीक है, एनएवी प्लस इतना। सिमिलरली जब तुम सेल करोगे तो सपोज एनएवी है 20 रुपया, बट तुमको देगा 19 रुपया 80 पैसा, 20 रुपया लोड चार्जेस, एग्जिट चार्जेस तुमसे काट लेगा वो, अगर एक टाइम के पहले तुम अगर एग्जिट कर गए तो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड लोड फीचर्स। लोड फीचर क्या होता है, अगर बाई होता है तो क्या होगा, ऐड करेगा और एक्स्ट्रा लेगा तुमसे। तुम अगर बाई करोगे तो, अगर तुम सेल करोगे उस म्यूचुअल फंड को तो तुमसे काट लेगा पैसा, ठीक है। तो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि इसमें लोड है कि नहीं है। अगर बोलेगा एंट्री का टाइम में लोड है, सिंपली क्वेश्चन दिया तुमको, सपोज एनएवी है 10 रुपया, बोला बाई का टाइम में लोड है 50 पैसा, सेल का टाइम में लोड है तुम्हारा 60 पैसा। अब बताओ इसका बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 10.5 और यहाँ पे क्या होगा 9.40। एग्ज़ाम में आते भी इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कि एंट्री लोड अगर क्वेश्चन में है, एंट्री लोड एग्जिट लोड, तो सिंपली जो एनएवी दिया हुआ रहेगा, अगर बाई कर रहे हम तो उतना ऐड हो जाएगा, सेल कर रहे हम उतना माइनस हो जाएगा। बिकॉज सोचो ना, तुम बाई कर तुमसे एक्स्ट्रा ले रहा हो, और अगर हम सेल करेंगे तो हमको काट के पेमेंट करेगा, एक्स्ट्रा तो ले नहीं पाएगा, काट के पेमेंट करेगा हमको, ठीक है। और यहाँ पे ये प्राइसिंग क्या होगा, प्राइस जो होगा एज पर मार्केट में जिस तरह से प्राइस चलता होगा, डिमांड सप्लाई का बेस में, कोई एनएवी नहीं हो सकता है इस म्यूचुअल फंड का एक्चुअल एनएवी है कितना, एनएवी कैलकुलेट किया जाएगा तो देखा जाएगा कि 20 रुपया, बट सिंस ये एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रहा है, डिमांड सप्लाई का बेसिस में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है 15 रुपया है। बिलो द एनएवी भी हो सकता है, अब एबव द एनएवी भी हो सकता है,
बट यहाँ पे जो प्राइस होगा हमेशा NAV का इक्वल रहेगा सब्जेक्ट टू लोड फीचर्स। बट यहाँ पे जो प्राइस होगा एज पर मार्केट, इट कैन बी ग्रेटर देन NAV, इट कैन बी लेस देन NAV, बिकॉज यहाँ पूरा डिमांड सप्लाई। शेयर मार्केट बेसिकली कुछ जो बिग इन्वेस्टर वही लोग ही कंट्रोल करते हैं। जानबूझ के क्या करेगा, वो बीट करते करते प्राइस को अप कर देगा और वो अपना बेच के निकल जाएगा। और एज अ इन्वेस्टर जो स्मॉल वो सोचेगा अरे यार दाम तो बढ़ रहे हैं, हम भी खरीदते हैं, तुम खरीदने गया वो ठीक बेच के निकल गया। ऐसे तो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग। पूरा मैनिपुलेशन यहीं पे तो होता है। जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स जो रहता है, जो ब्रोकर फॉर्म रहता है, वो लोग ही तो मार्केट को चलाता है, ठीक है। वो लोग क्या करता है कि अगर कोई कंपनी का शेयर्स का प्राइस बढ़ाना है पूरा उसके हाथ में, बिकॉज उसके पास जो जितना अमाउंट ऑफ मनी है वो अगर ज़्यादा नहीं 1 लाख शेयर कंटिन्यूस बाई करते रहेगा, उसको देख के सब बाई करने लगे, बोलेगा नहीं यार ये तो प्राइस बढ़ रहा है, वो तो पूरा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दिया। तुम बाई कर लिया वहाँ पे शेयर मार्केट में, देखा कि नहीं प्राइस बढ़ रहा था, अब वो तो था ब्रोकर इंटरटेकर रहा, तो वो बेच के निकल गया, या फिर ऑप्शन फ्यूचर में कर रहा था वो उसका, ठीक है। इसलिए शेयर मार्केट में बहुत नॉलेज चाहिए होता है तुमको, प्रॉपर स्टडी करके। हाँ ये शेयर्स हो सकता है कल गिरे बट बाद में अप होगा, ये पता रहना चाहिए तुमको, इतना स्टडी करके। इसलिए तो बहुत कोई क्या है म्यूचुअल फंड में चले जाता है जो उतना रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर हमेशा उसका काम ही वही है कि मार्केट स्टडी करना, ठीक है। दोनों में प्राइसिंग कैसे होता है, ओपन एंडेड में हमेशा NAV का इक्वल रहता है सब्जेक्ट टू लोड फीचर, ठीक है। और अगर क्लोज एंडेड फंड है तो प्राइस इक्वल टू मार्क टू मार्केट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट मतलब मार्केट के हिसाब से चलता है, ठीक है। हो सकता है तुम इन्वेस्ट किया था 10 रुपये में, NAV ज़्यादा है बट प्राइस कम हो गया, तुम्हारा प्राइस 8 हो गया तो नुकसान चल रहा है तुम्हारा, मतलब पोर्टफोलियो का वैल्यू तुम्हारा कम हो गया वहाँ पे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, ये हो गया मार्क टू मार्केट भी हो गया हम लोगों का। दूसरा ट्रेड को बताया था, ये तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकता है ओपन एंडेड, इंटरडे पॉसिबल है, यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर पॉइंट। यहाँ पे क्या ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में इंटरडे पॉसिबल है? नो, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज में है ही नहीं तो इंटरडे कहाँ से करेगा, ठीक है। मैंने हम बाई सेल कर सकते हैं एक प्राइस में, तो NAV बाई के टाइम पे एक अलग NAV था, सेल के टाइम पे अलग NAV होगा, तो NAV तो एक दिन में एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरडे इज़ नॉट पॉसिबल, इंटरडे मतलब ट्रेड करना, इंटरडे ट्रेडिंग ओपन एंडेड वाला में नॉट पॉसिबल, राइट, बिकॉज वो तो स्टॉक एक्सचेंज में है ही नहीं। तुम आज बाई कर कल सेल करके लिखा जो वो अलग बात है, बट इंटरडे तुम नहीं कर सकते। बट ये स्टॉक एक्सचेंज में है, इसमें हम इंटरडे कर सकते हैं, इसमें इंटरडे पॉसिबल है, राइट, बिकॉज ये शेयर मार्केट में बाद में लिस्टिंग होता है। ये जैसा कि IPO निकलता है, ये न्यू फंड ऑफर किया, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं लिस्टेड कर देता है। अब उसके बाद तुमको बेचना है, तुम आइदर तुमको रुकना है तो रुको टिल मैच्योरिटी, या फिर तुम सेकेंडरी मार्केट में बेच के निकल सकते हो, ठीक है। ये है मतलब सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जिस प्राइस पे रहेगा उस प्राइस से तुम बेचोगे, ठीक है। ये था बेसिक डिफरेंस ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एंड क्लोज एंडेड। तो कौन सा ज़्यादा लिक्विड है? ओपन एंडेड वाला ज़्यादा लिक्विड है, क्लोज एंड वाला कम लिक्विड है, बिकॉज हो सकता है हम बेचने चाह रहे हैं, पैसे ज़रूरत है, बट मार्केट गिरा हुआ है, हम बेच नहीं पा रहे। बट यहाँ पे तुम NAV का प्राइस में, NAV हमेशा सही रहता है। NAV मतलब क्या, एक म्यूचुअल फंड का जो प्रॉपर वैल्यूएशन है, बेसिकली ये म्यूचुअल फंड जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ उसका एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अभी हम बताएंगे जो मार्केट NAV कैसे कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है NAV ज़्यादा है कम है, बट जो शेयर प्राइस कभी कभी होता है ओवर प्राइस दिखाता है, शेयर दिखाता है ना। वो तुम देखना कोई कंपनी का प्रॉफिट हुआ 130 करोड़ का, बट उसका मार्केट वैल्यूएशन तुम देखना कि 600 रुपया 800 रुपया पर प्राइस का, दैट इज मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 14 मतलब उससे बहुत गुना ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड ओवर प्राइस। तो सेम म्यूचुअल फंड भी तो ओवर प्राइस अंडर प्राइस हो सकता है, राइट। जितना होना चाहिए उससे ओवर प्राइस भी हो सकता है, अंडर प्राइस भी हो सकता है। कैसे होता है? बिकॉज से जो डिमांड सप्लाई खेला है, पूरा डिमांड सप्लाई का ही है। कुछ कंपनी का शेयर्स देखना जैसे कि सुजलन एनर्जी बोल के कंपनी है, ठीक है, उसका देखते बहुत ज़्यादा सब बायर है, सेलर मिला, उसमें बेसिकली उसमें इंटरडे करता है, ठीक है। कुछ है तुम्हारा ITC वगैरह है, बहुत सारा है, उसमें तुम्हारा इंटरडे बहुत ज़्यादा रहता है। देखना ओवर प्राइस है, कभी अंडर प्राइस तुम्हें दिखेगा। बीच में एक RBNL आया था, हम खुद परचेस किए थे, 66 में परचेस किए थे, कुछ दिन में 140 हो गया था। पता है कि हमको ओवर प्राइस लिए, फिर बाद में गिर गया। ओवर प्राइस जो भी रहेगा तो गिरेगा ही, बिकॉज वहाँ पे बेसिकली क्या तुमको समझना, मार्केट को पुश कर रहा था, प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया। प्रॉफिट बुकिंग मतलब बाई किया कम दाम में, सेल किया ज़्यादा प्राइस में, बेच के निकल गया, खत्म, कैपिटल गेन, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग। देखना ये CNBC टिकट बोला प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था,
तो जब भी देखना कोई कंपनी का शेयर्स प्राइस फॉल करे, इसका मतलब सब इन्वेस्टर लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मतलब बेच के निकलने जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉफिट बुकिंग तब यूज़ करते हैं। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है क्या इसमें? हाँ, बाकी तो सब समझा दी इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें तो इंट्राडे पॉसिबल नहीं, बोली दे एक दिन में एक ही बार तुम आइदर बाय कर या सेल कर, इसमें पॉसिबल है, ये बता दिए, ठीक है। और हाँ, एक है एक्टिव पैसिव वाला, एक्टिव फंड पैसिव फंड, नेक्स्ट इसमें बता देते हैं। है समझ में आ रहा है पॉइंट यहाँ तक? क्लियर है? ओपन एंड कैपिटल वाला, म्यूचुअल ये वाला, अब आए तो उसी का ही था, लास्ट पॉइंट बताते, ओपन एंडेड। ये मेरा कॉपी का जो PDF है जो उसमें भी लिखा हुआ है ओपन एंडेड। मनीषा समझ में आ रहा है? ये है कि नहीं है? मनीषा समझ में आ रहा है तुमको? Zoom पर सर अनम्यूट नहीं हो रहा था। यस सर। आ रहा है तो कोई डाउट रहने से पूछना, ठीक है। यस सर। अभी तक समझ में आया जो हम बताए ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है? बोलो तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। देखो SFM जो है पूरा मार्केट है, SFM को समझने के लिए थोड़ा मार्केट को समझना ज़रूरी है। तो मेरे पास कुछ बेसिक टॉपिक का है, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, तो उसको तो मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कैसे क्या होता है। क्या होता है बोलो तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड? सर ओपन एंडेड में क्या होता है, यूनिट का जो कैपिटल होता है वो दैट फिक्स इज होता है। जैसे कि तुम्हारा, जैसे कि पता है ना, और जैसे कि कोई कंपनी अगर फॉर्म हुआ उसका मतलब बोल दिया कि ऑथोराइज कैपिटल फिक्स्ड हो गया। और ओपन एंडेड में ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं, तुम जितना मर्जी मार्केट से पैसा उठा सकते हो, इन्वेस्टर लोग जितना मर्जी इन्वेस्ट करेगा तुम्हारा फायदा है, तुम अल्टीमेटली कंटिन्यूसली तुम्हारा पास आ रहा है पैसा जा रहा है, ठीक है। पर क्लोज एंडेड में उसका कैपिटल ही फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा तुम उठा नहीं सकते, ठीक है। हाँ, लिमिट है वहाँ पे बेसिकली। उसके बाद पैसे को लेकर जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया उस हिसाब से उसका NAV डिसाइड होगा, बट बाद में NAV तो होता ही है, इसमें NAV भी रहेगा, इसमें मार्केट प्राइस भी रहेगा, बट ये जो ट्रेडिंग होगा शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस नॉट एट NAV, यहाँ पे NAV पे बाई एंड सेल होगा ओपन एंडेड पे, ठीक है। सर मान लीजिए सेकेंडरी मार्केट में आज क्लोजिंग था, मतलब 3 साल पूरे हो गए, हाँ। फंड के 3 साल कंप्लीट तो हो गए, तब तो और आपको जो- म्यूचुअल फंड कंपनी आपका मैच्योरिटी हो जाएगा, तो जो इन्वेस्टर है, जो यूनिट होल्डर, उसको पैसे मिल जाएगा अगर ऑटोमेटिक। आपने मार्केट में 500 रुपये खरीदा और एंड मान लो 300 तो आप उससे पहले आप बेच के निकलने होगा आपको, निकलना होगा। हाँ ना। तो अगर सपोज हम लास्ट में तो कोई तो इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कोई तो इन्वेस्टर होगा, हाँ। यूनिट होल्डर, उसी को पैसे मिलेगा, ठीक है। उसको लगा। उसको अलग है कि नहीं मार्केट में मेरा फायदा है, बेच के निकल जाए, किसी और को हम पास ऑन कर दिए, अल्टीमेटली यूनिट होल्डर जो होगा उसी को मैच्योरिटी के टाइम में पैसे मिलेगा। अगर उसको लगा कि नहीं NAV ज़्यादा है तो रुकेगा, वो बेचेगा नहीं। बेसिकली जब ये वाला आता है क्लोज, जब मैच्योरिटी का टाइम क्लोज, तब क्लोजली ऑब्जर्व करता है मार्केट वर्सेस NAV, मार्केट वर्सेस NAV, किस में रहना है हमको। सर एक्चुअली मतलब क्लोज एंडेड में अगर मतलब वो नहीं बेचा तो उसका तब तो- वैल्यूएशन एज पर NAV जैसे ही चलेगा, हाँ, वैल्यूएशन एज पर NAV NAV से जैसे चलेगा। चलेगा। पर अगर बीच में बेच दिया हाँ, तो ऐसा तब मार्केट स्टॉक मार्केट डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चलेगा। एग्जैक्टली। अदरवाइज होल्ड रखे तो जो उसको मिलने वाला था डे एंड में, जो मैच्योरिटी के टाइम में जो NAV फाइनली डिसाइड होगा Decide उसे होगा, वो वाला मिलेगा। वो वाला मिलेगा, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का इसमें एक, इसका एक क्लोज एंडेड का एक डिफॉल्ट क्या है कि ड्रॉबैक क्या है कि भाई लिक्विडिटी नहीं है, हम जब मर्जी निकलने टाइम नहीं सकते, हमको सोचने पड़ेगा मार्केट अच्छा ना खराब है। तो ये ड्रॉबैक की वजह से आया ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी बहुत सारा ओपन एंडेड ETF आया म्यूचुअल फंड, देखना ओपन एंडेड ही है बट ETF, एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो तुम, ऐसा है। तो यहाँ पे तो हमको डिमैट है यहाँ। अच्छा, दूसरा चीज़ और 3-4 पॉइंट तुम लोग को हम बता देते हैं, रुको थोड़ा। अच्छा, पहले क्लोज एंडेड बता देते हैं, उसके बाद सॉरी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पहले बता देते हैं, यहाँ तक तो हो गया था। एक्टिव पैसिव वाला उसके बाद बताते, ये सही रहेगा, उसके बाद। अब ETF बता देते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड, ये नाम से समझ में आ रहा, एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला म्यूचुअल फंड है, ठीक है। ये क्या बेसिकली इन दोनों का ही कंबाइन है, सेम मतलब कि ओपन एंडेड का सेम सब फीचर्स रहेगा, और क्लोज एंडेड का जो ड्रॉबैक है उसको हटा दिया। इसका मतलब क्या होगा, ओपन एंडेड का तरह ट्रीट होगा, कोई टाइम में एंट्री एग्जिट होगा। और दूसरा चीज़ शेयर मार्केट में जैसे कि ओपन एंडेड शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं हो पा रहा था, स्टॉक में लिस्टेड नहीं था, ये यहाँ पे स्टॉक में लिस्टेड हो जाएगा,
मतलब ओपन एंडेड का तरह ओपन एंड का बेनिफिट ले लिया, एंट्री एग्जिट, और ये वाला इसमें जो लूपहॉल्स था तुम्हारा लिक्विडिटी वाला, सॉरी इसमें वो क्लोज एंडेड में और यहाँ पे हटा दिया, ETF हो गया यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हो गया है। इसको सिंपली अगर हम समझे, पूरा थ्योरी यहाँ लिखा हुआ, शॉर्ट में जैसे इतना इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। इज अ मिक्सचर ऑफ both open-ended and close-ended. So open-end वाला फीचर्स जो था एंट्री एग्जिट का एनी टाइम एंट्री एग्जिट, बट एनी टाइम मतलब क्या, रियल टाइम या डे एंड, वंस इन अ डे। यहाँ था वंस, एक दिन में एक ही बार भाई, वंस इन अ डे अफेयर था यहाँ पे। ऐसे नहीं कि तुम मिनट में चेंज कर सकते हो बाई से, आज बाई किया तो फिर एक दिन कल उसको सेल करने पड़ेगा, ऐसा है, आज ही तुम बेच नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। वंस इन अ डे अफेयर था यहाँ पे, ठीक है। लिक्विड, और यहाँ पे क्या लिक्विडिटी तो हाई था, यहाँ पे लिक्विडिटी जो था वो तुम्हारा हाई था, तो ये वाला फीचर्स को रखा है लिक्विडिटी हाई वाला। दूसरा यहाँ पे वंस इन अ डे अफेयर था, और क्लोज एंडेड में क्या था तुम्हारा, इसका बदले वंस इन, ये तुम्हारा स्टॉक मार्केट में था, स्टॉक एक्सचेंज में था, सॉरी इंटरडे पॉसिबल था, यहाँ पे पॉसिबल था, तो ये वाला फीचर्स को रखेगा वो इंटरडे जो पॉसिबल था, राइट। दूसरा से बोल रहा है हमको यहाँ इंटरडे पॉसिबल था, यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे हाई था, बट यहाँ पे लिक्विडिटी लो इसलिए क्योंकि मार्केट देख के वो करने पड़ रहा था, तो वहाँ पे वो क्या किया, यहाँ पे पूरा स्टॉक एक्सचेंज वाला फीचर्स को रखा, और यहाँ पे जो वंस इन अ डे अफेयर था इसको पूरा ये कर दिया, और ये ओपन एंडेड भी रखा, मैंने एनी टाइम एग्जिट। यहाँ पे कोई तुम्हारा ये नहीं है बेसिकली, जो तुम्हारा ये रहता है ना लॉकिंग पीरियड नहीं है बेसिकली, नो लॉकिंग पीरियड, नो लॉकिंग पीरियड, वो सबको हटा दिया। मतलब पूरा शेयर जैसा जैसा तुम्हारा क्लोज एंडेड था वो NFO था, न्यू फंड ऑफर का थ्रू से डायरेक्टली तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज में जाके तुम बाई सेल कर सकते हो इसको, ये तुमको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कुछ ब्रोकर लोग का ऐप में, जैसे कि जेरोदा हो गया, एंजल हो गया, अब स्टॉक्स जो है इन सब में तुम्हारा लॉगिन करोगे, म्यूचुअल फंड का जैसे जेरोदा का कॉइन बोल के एक ऐप है, तो वहाँ पे जो सब दिख रहा है वो क्या एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड है। अदरवाइज नॉर्मल म्यूचुअल फंड परचेस करने के लिए तुमको कोई डीमैट अकाउंट का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट कोई भी ऐप में जाओ, या म्यूचुअल फंड सही है वहाँ से भी तुम जाके एनालिसिस करके वहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, यहाँ पे इंटरडे पॉसिबल है, यहाँ पे दूसरा ओपन एंडेड का तरह ही है, कोई भी टाइम में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, यहाँ पे तो वही है यहाँ पे फीचर्स। इसमें और कुछ फीचर्स है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, इंटरडे पॉसिबल है, ठीक। अब आ जाते हैं हम तीनों में डिफरेंस, ये जो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। अच्छा दूसरा फीचर जो था ना तुम्हारा कि यहाँ पे जो था ये मार्क टू मार्केट हो रहा था, NAV पे नहीं हो रहा था क्लोज एंडेड, ये भी तो सही नहीं है ना। और यहाँ पे तुम्हारा क्या NAV पे ये जो प्राइस है मोरलेस NAV का ही रहता है, प्लस लोड फीचर्स रहता है यहाँ पे, ये वाला बेनिफिट यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, ये वाला बेनिफिट है यहाँ पे। यहाँ पे डिसएडवांटेज था ना, तो जो डिसएडवांटेज है उसी को तो हटाया है यहाँ पे, ठीक है, वही ETF बेसिकली। जैसे कि अगर हम ETF पे परचेस करेंगे ना तो NAV दिखाएगा वहाँ पे, ओपन एंडेड अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो NAV बोले ये NAV चले, इस पर बाई करो, इस पर तुम सेल करो। सर ये वाला क्या स्टॉक मार्केट में कुछ रजिस्टर होने का? हाँ इस एक्सचेंज में ये करेगा, इसको बाई करने तो डीमैट अकाउंट को थ्रू से जाना पड़ेगा। बेसिक डिफरेंस जो है ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड ETF का जो है, जो हम यहाँ पे समरी किए थे, एक एक पॉइंट लेकर करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्राइसिंग एक पॉइंट है, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रेडिंग ओपन एंडेड में हम लोग क्या करेंगे, किसमें होगा प्राइसिंग, NAV पे होगा। क्लोज एंडेड पे इनिशियली NAV पे था,
मैंने NFO का टाइम पे NAV के था, उसके बाद नेक्स्ट मार्केट मार्क टू मार्केट था। और ETF में NAV बट रियल टाइम में जो प्राइस डिसाइड होगा मोरलेस NAV का बराबर आसपास ही रहता है। ठीक है, रियल टाइम मतलब डिमांड सप्लाई तो यहाँ पे इम्पैक्ट बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज में है तो होगा ही। एक्सपेंस रेशियो, अच्छा डीमैट अकाउंट का, डीमैट अकाउंट का ज़रूरत है इसमें ओपन एंडेड में? नो। क्लोज एंडेड में? उसमें भी नहीं है बिकॉज हम तो NFO में बाद में अगर आपको बेचना है ये करना है तो हमको फिर शेयर मार्केट में जाने पड़ेगा, अदरवाइज नो। ETF में यस, इसमें तो चाहिए डीमैट अकाउंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही है। ठीक है, और लिक्विडिटी का अगर पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें, लिक्विडिटी इसमें क्या है, लिक्विडिटी पता कितना जल्दी हम पैसा को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाई है, हमको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बेच के निकल जाओ। इस केस में क्या था, थोड़ा सा लो था, इस केस में भी हाई है, एनी टाइम बेच के निकल सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा जो अब ये वाला मैनेजमेंट, ये यहाँ पे एक वर्ड है एक्टिव। एक्टिव मतलब तुम अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, तुमसे पैसा लिया, तुम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड वाला, तुम अगर देखोगे कि म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करे, हम बेच के निकल सकते हैं, तो कोशिश क्या करेगा कि सपोज मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाए, मतलब सपोज NSE BSE, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन जो कमा रहा है उससे ज़्यादा करे। दैट इज़ नॉर्मली कहते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लेके कोई मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो क्या इधर फॉलो करता है निफ्टी को या फिर निफ्टी 50 को, 100 को, कोई एक सेक्टर वाइज जाता है, स्टील इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये वाला तुम्हारा सपोज IT सेक्टर जो भी है, बैंक को फॉलो, बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। उसका कोशिश ये रहेगा कि हम उससे ज़्यादा कमाएं, दैट इज कॉल्ड, इसका टारगेट रहेगा, उसका टारगेट रहता है टू मेक हायर रिटर्न देन मार्केट। इसी अदरवाइज तो हम खुद मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे, आगे नहीं। दैट इज कॉल्ड एक्टिव म्यूचुअल फंड। अब पैसिव क्या है, पैसिव है तुम ही बताओ, यहाँ जो प्राइस तो मार्केट ही डिसाइड करता है, तो मार्केट जितना होगा उससे ज़्यादा तो हम कमा नहीं सकते, कैन नॉट बी मोर देन मार्केट। तो यहाँ पे जो है रिटर्न जो है इट विल बी लेस देन व इक्वल टू मार्केट, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता बिकॉज हम तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। सपोज निफ्टी बैंक में लगाए थे, तो निफ्टी बैंक में जितना गिरेगा मेरा भी तो म्यूचुअल फंड NAV मेरा भी जो प्राइस है उतना ही गिरेगा, वो बढ़ेगा तो मेरा ही बढ़ेगा, बिकॉज हमें मार्केट एक फॉलो कर रहे थे। और एक्टिव में क्या कि एक सिलेक्टिव इसमें जा रहा था, क्लोज में क्या एक लोग इस पैटर्न फॉलो करते हैं वहाँ पे। और ETF में भी टोटली सेम, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता यहाँ पर। पैसिव जो बोल रहे हैं ये पूरा मार्केट से मतलब इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब अगर एक पैटर्न को फॉलो करे उसी एग्जैक्टली पैटर्न में जाएगा, उसी पैटर्न में जाएगा। एक्टिव में जाएगा तो वो पैटर्न चेंज कर सकता है, मतलब जैसा बोले निफ्टी 50 जो हाँ, बोले वो मल्टीपल में जाता है तुम्हारा, जो वो प्रॉफिटेबल होगा उसमें हो जाता है, वो फटाफट अपना बेचते रहता है। वो देख रहा है कि ये वाला सेक्टर कम अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बेच के प्रॉफिट वाला सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ओपन एंड जो एक्टिव फंड होता है और ये वाला पैसिव फंड होता है, पैसिव फंड होता है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। हम लोग NAV का कैलकुलेशन में करते हैं। व्हाट इज़ NAV, यहाँ तक तो समझा दिए, अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे। ठीक है, म्यूचुअल फंड है क्या, समझ में आ गया। अभी तक कोई डाउट, पूजा या ये मनीषा? ये हम भेज देंगे, लिखने का ज़रूरत नहीं पूछे, ये हम भेज देंगे, ये वाला कॉपी का नोट्स दोनों है, बस तुम लोग अच्छे से उसको नोट कर लेना। अब आ जाते हैं हम NAV का कैलकुलेशन। NAV का फुल फॉर्म क्या है बोलो तो, नेट एसेट्स वैल्यू। क्या है इसका मीनिंग? बेसिकली NAV किसका कैलकुलेट करें हम, उस फंड का, ऑफ म्यूचुअल फंड, जो फंड तुमसे पैसा लिया था। ठीक है, सपोज तुमसे पैसा लिए थे 1000 करोड़ लिया था, तो 1000 करोड़ पैसा, अब इसको लेके वो क्या किया होगा, कहीं इन्वेस्ट किया होगा, कहाँ पे, शेयर्स में, सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होगा, उसके बाद हो सकता है FD में थोड़ा बहुत किया होगा। ठीक है, तो सपोज 100 करोड़ में से क्या किया, शेयर्स में किया 600 करोड़, बॉन्ड में किया
200 FD में वो सिक्योर करके रख दिया तुम्हारा 50 करोड़, ठीक है। तो कितना हुआ 600 200 850, कैश कितना है उसके पास 150, ठीक है। अब उसका कुछ खर्चा भी तो है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह भी तो है, तो वहाँ पे सपोज कुछ यहाँ पे PL अकाउंट में आ जाओ, उसका कुछ दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी फैलरी भी तो पेमेंट करने पड़ता होगा उसको जो है, वो सब मिला के सपोज कितना गया होगा 2 करोड़, ठीक है। अब के जो शेयर में इन्वेस्ट किया था 600 रुपया, इससे क्या मिला होगा उसको, डिविडेंड मिला होगा। अगर डिविडेंड नहीं भी मिला होगा, कैपिटल गेन तो कुछ किया ही होगा वो, हाँ कि नहीं। तो सपोज या फिर कैपिटल गेन किया होगा, तो ये सब कर सपोज ये दोनों डिविडेंड एंड कैपिटल गेन कैसा होता है, शेयर बेच के कब सस्ता में परचेस किया होगा एंड ज़्यादा प्राइस पे बेच किया होगा, तो कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, या फिर वो कंपनी से डिविडेंड मिला होगा म्यूचुअल फंड को, तो यहाँ से उसका इनकम आया सपोज 100 करोड़, कितना आया 100 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिविडेंड CG PL अकाउंट में है कितना 100 करोड़ आया होगा। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, यहाँ से सपोज उसको 10+ 20 करोड़ का उसका इंटरेस्ट आया, यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा ना गवर्नमेंट बॉन्ड से, तो यहाँ से इंटरेस्ट रिसीव किया होगा कितना 20 करोड़ का, ठीक है। और FD से भी इंटरेस्ट मिलेगा, और 5 तो 25 कर देते हैं हम उसको, ठीक है, यही किया होगा वो। एंड यहाँ पे हम देखा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 2 करोड़ से, और उसका कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चा भी है, हो सकता है बिल वगैरह कुछ पेमेंट बचा हुआ, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसका सपोज 0.5 करोड़ का, ओके। तो अब सबसे पहले हमको चाहिए कि NAV, तो NAV का मतलब क्या है, बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, उसका जो बैलेंस शीट बेसिकली ये एसेट बैलेंस शीट में ऑल एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, यही है डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं यूनिट कितना था, अगर 100 रुपये करके भी प्राइस है, 1000 करोड़ डिवाइड बाय 100 कितना होगा हमारा, तो 1000 मैं 10 करोड़ ये हो जाएगा तुम्हारा, 100 रुपया का क्या था, तो 10 करोड़ हो गया तुम्हारा, 10 करोड़ यूनिट था, ठीक है। तो अब से मार्केट वैल्यू में अब जो एक बात होती है, ये जो हम इन्वेस्टमेंट किए क्या था, मार्केट वैल्यू में इन्वेस्ट किए थे हम, मेरे लिए बैलेंस शीट के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट है ये क्या मार्केट वैल्यू है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट की मार्केट वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये मेरा बैलेंस शीट के लिए है, बट मार्केट वैल्यू तो नहीं है, मार्केट में हो सकता है उस टाइम में कुछ ज़्यादा है या कम भी हो सकता है। ये जो है तुम्हारा, ये जो है बैलेंस शीट में जो दिख रहा है, ये तुम्हारा हिस्टोरिकल कॉस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड बुक वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुक वैल्यू। बैलेंस शीट तो बुक वैल्यू में आता है ना, कि मार्केट वैल्यू में आता है, बुक वैल्यू में आता है। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मार्केट वैल्यू में वैल्यूएशन होता है। तो अब सपोज ये जो 600 था, इसका मार्केट वैल्यू हो गया तुम्हारा अभी 700 करोड़, ठीक है। और कैपिटल गेन यहाँ पे तो हम कर ही लेते हैं, यहाँ पे 700 करोड़ कैपिटल गेन जो बेचा उसमें कैपिटल गेन हुआ था। अब गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसका तो सब सेम ही रहेगा, 200 हम थे, FD के भी 50 हम थे। तो अभी फ़िलहाल कितना हो गया तुम्हारा 950, सॉरी हाँ 950 हुआ। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स यहाँ पे कितना है 950, ये है ऑल एसेट में। और क्या कैश इन हैंड भी तो होगा, कैश कितना है, कैश मतलब कैश इन हैंड मतलब कैश और बैंक, तो हमको लिखने पड़ेगा। वैसे 1000 करोड़ था, यहाँ बेसिकली हमको कैश या बैंक बैलेंस चेक करेगा वो लोग कितना है। इसके पास था कितना 1000 करोड़ था, ठीक है। अब उसके बाद इन्वेस्ट कितना किया, वो टोटल कितना आया था इसका इन्वेस्टमेंट 850, तो 850 इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है, माइनस हो गया था। प्लस पैसा कहाँ से आया, डिविडेंड कैपिटल गेन मिला के 100 करोड़ का और आया, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट या डिविडेंड एंड कैपिटल गेन CG था, प्लस इंटरेस्ट रिसीव किया था कितना का 25 करोड़ का, माइनस एक्सपेंडिचर्स। तो मैनेजमेंट एक्सपेंस 2 करोड़ था, 0.5 करोड़ लिखने का ज़रूरत है, ये तो आउटस्टैंडिंग है। हम ये वाला पेमेंट जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेड, इतना ही पेमेंट किया था। कैश में जो है एक्सपेंडिचर वही लेना है हमको, राइट। तो कैश फ्लो कितना आएगा, माइनस अगर करते हैं
1000 से 850 माइनस करो कैलकुलेटर में, तो कितना 150 बचा, 150 प्लस 100 250, 275 माइनस 2 बेसिकली 273। मेरा कैश इन हैंड दिखा रहा 273, तो यहाँ पे 273 भी ऐड होगा, राइट। ये रहा मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स जो हम बोल रहे थे, समझ में आया। बेसिकली जब भी तुम्हारा एनएवी कैलकुलेट करेगा, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन देखेगा मार्केट में क्या वैल्यू है उस दिन, ठीक है, हर डे का एंड में बेसिकली कैलकुलेट करेगा वो लोग। माइनस क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे बेसिकली लाइबिलिटी ज़्यादा कुछ है नहीं, उसका 0.5 करोड़ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितना था 10 करोड़, तो करोड़ करोड़ में तो करोड़ करोड़ कट जाएगा, तो ये करो 950 प्लस 273 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 10 करोड़ कितना है, 22.25 बहुत ज़्यादा प्राइस भगा दिया हम। 100 था ना, 100 से 122.25 आ रहा है, ये मेरा NAV आ रहा एट डे एंड। तो हम बाई कितने में किए थे, 100 में किए थे, तो प्राइस हो गया 122.25। अब तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा प्राइस ऐसा बढ़ा क्यों, बिकॉज ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट जो किया था उसका वैल्यू बढ़ा, उसका वजह से एक। दूसरा ये जो डिविडेंड कैपिटल गेन आया, इन सबको वजह से कैश इनफ्लो आया, अगर इसको भी इन्वेस्ट करता फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता, एक ही बात है। अगर ये 200 आया, अगर इसको फिर से सपोज ये जो तुम्हारा आया था कितना ये जो पैसा आया था, इसको अगर इन्वेस्ट करता फिर माइनस हो जाता, इसका बदले ये यहाँ पे बढ़ जाता, हाँ कि नहीं। सपोज ये अगेन इन्वेस्टमेंट कर देता तो ये माइनस हो जाता, तो यहाँ पे आके फिर ऐड हो जाता है ना, हाँ कि नहीं, एक ही बात है। ओके, री इन्वेस्टमेंट अगर करता तो पैसा कम था बट इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरा बढ़ जाता, ठीक है। तो इस तरह से NAV हुआ, तो इससे ये पता चला कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज मार्केट। बोलो बोलो। सर ये जो आप बोल ना कि NAV 122.25 है, डे एंड पे, हाँ, वो कैसे ज़्यादा है, ये तो मार्केट वैल्यू जो तुम जो कम हम क्या कह दो पैसे लेके तुम्हारा इन्वेस्ट किया था ना, कौन सा अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो जो प्राइस में इन्वेस्ट किया होगा और आज का दिन जब तुम कैलकुलेट करें उसका मार्केट प्राइस बढ़ गया तो वैल्यूएशन बढ़ गया ना तुम्हारा, 600 का बदले 700 करोड़ हो गया, समझ रहे। मार्केट प्राइस तो हर रोज चेंज हो रहा है, तो तुम 600 करोड़ इन्वेस्ट किया था बट मार्केट में आज का दिन में वैल्यू है 700 करोड़ उसका, तो प्राइस तो बढ़ता ही है, व कम भी हो सकता है ये सर का पूरा जितना भी इन्वेस्ट किया उसका NAV? हाँ, मतलब NAV का मतलब क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, इन ऑल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट तुम जितना किया या किसी को अगर तुम उधार दिया, किसी से पैसा मिलना बाकी है, सब कुछ लेकर, ठीक है, ऑल एसेट्स, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तब तुम्हारा क्या नेट एसेट वैल्यू आए ना, जो प्रॉपर वैल्यू तुम्हारा एसेट का वैल्यूएशन यही हो है। NAV डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये हर रोज़ करने पड़ता है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है लोग सिस्टम में, हर रोज़ लोग कैलकुलेट करता है, फिर से सेबी में लिस्ट। बेसिकली मार्केट का 3:30 बजे क्लोज होता है ना, 3 लोग का भी उसी टाइम में कर देता होगा, इवनिंग तक तो आ ही जाता है प्राइसेस का, ठीक है। कोई डाउट, पूजा है मनीषा? हो सर। ठीक है, अब आए थे हम एक क्वेश्चन अपना इंस्टीट्यूट अपना इस पे क्वेश्चन कराए बोले तो एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ही कराते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब आप लोग खाली क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, कौन कौन सा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, घर पे जाके क्वेश्चन बहुत है वो सब क्वेश्चन को करना है सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 154, यहाँ पे पेज नंबर है, नीचे दिख रहा है पेज नंबर, इसी का 6 नंबर क्वेश्चन बनाना है। शुरू कराते हैं, ये भी 6 नंबर है बट ये नहीं, पेज नंबर देखना, बिकॉज यहाँ पे 6 नंबर जो डिवाइड किया फ्रॉम आवर डेस्क ऐसा करके है, ठीक है, तो वो 6 नंबर नहीं, 154 वाला 6 नंबर बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग टाइम में, मेरे टाइम में नवंबर 13 में आया था एग्ज़ाम में, बस 5 मिनट 9 बजे तक। देखो ये दिखाई क्वेश्चन समझ दिखाई मिल रहा है, ठीक है। इसमें NAV कैलकुलेट करेंगे बेसिकली हम लोग। क्या बोला, ऑन 1 अप्रैल डे भूल जाओ, 1 अप्रैल को ये म्यूचुअल फंड है, कम फंड का नाम है, द फॉलोइंग, इसको चेक कर लेते हैं, ये एसेट एंड प्राइसेस 4 बजे का दिखा रहा है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड कंपनी ये शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, राइट, हाँ कि नहीं। A, B लिमिटेड, C लिमिटेड, D लिमिटेड, E लिमिटेड में इन्वेस्ट किया होगा, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्ट किया है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्ट किया है,
अब जो भी कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसका आज का दिन में जैसे मार्केट क्लोज हो गया। एक बात बताओ, एनएवी कब कैलकुलेट, मार्केट क्लोज होने के बाद? मार्केट कितने बजे क्लोज होता है? 3:30 बजे। शेयर मार्केट जो है 3:30 बजे, तो 3:30 बजे के बाद ही लोग कैलकुलेट करके फिर पब्लिश करेगा। तो मार्केट जब क्लोज हुआ उसको दिख रहा है कि ये प्राइस में क्लोज हुआ, तो उसका अगर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस में वो क्या होगा? ओके फाइन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा उसका। बेसिकली उसका एसेट में और कुछ तो दिखा नहीं रहा है, लाइबिलिटीज़ भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फंड। ये कौन सा है? यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, जो ये म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट होल्डर को दिया था। बेसिकली डिवाइडिंग फैक्टर मेरा ये 8 लाख होगा, ठीक है। तो बोला प्लीज़ कैलकुलेट दी एनएवी ऑफ द फंड। तो क्या होगा? सिंपली ABC का नंबर ऑफ शेयर इंटू प्राइस करके मार्केट वैल्यू करेंगे हम। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स यही है, माइनस मार्केट वैल्यू लाइबिलिटीज़ तो नील है, डिवाइडेड बाय 8 लाख। कैलकुलेटर पे हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको देखो सॉल्व कैसे किए थे बता देते। बैक पेज में है, पेज नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन, ये दिख रहा है। इस तरह से लिखना है, शेयर्स ABCD, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस। जस्ट हम क्या किया? मल्टीप्लाई किए, तो मार्केट वैल्यू आ गया मेरा बस, ठीक है। कलर चेंज कर लेते इसका। ये रहा मार्केट प्राइस, ठीक है। तो करोड़्स में था ना लैक्स में था? देख लेना, लैक्स में था। तो ये मेरा नेट एसेट्स आ गया, यही है नेट एसेट। लाइबिलिटी तो माइनस करने के लिए कुछ है नहीं फिलहाल, अगर रहता तो माइनस करते। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना? 8, तो डिवाइड करते मेरा आ गया एनएवी, राइट, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा? अज्यूमिंग मिस्टर एक्स, एक HNI जो भी है HNI, सेंड अ चेक ऑफ ₹50 लाख टू द फंड मैनेजर को बोला 50 लाख का हम चेक दे रहे, आप हमको यूनिट इशू कर दो। एंड द फंड मैनेजर परचेज किया। तो बताओ, ये जो 50 लाख रुपया जो एक इन्वेस्टर दिया है उसको, उसका बदले कितना का उसको यूनिट मिलेगा? तुम्हारा एनएवी का प्राइस कितना था? 119.05, राइट। तो अब जो 50 लाख रुपया जो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने मांग रहा है इस म्यूचुअल फंड में, उसके बदले कितना यूनिट मिलेगा उसको? तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 119.05, कितना यूनिट मिला? हमेशा बिकॉज बाई या सेल तो एनईवी पे होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब हम लोग ओपन एंडेड मान के चल रहे। कितना में? 41,999.16, तो इतना यूनिट उसको मिल गया। इसका बदले म्यूचुअल फंड में क्या आया? पैसा आया, तो उसका मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट भी तो उतना से बढ़ गया। अभी जो एसेट तुम कैलकुलेट किया मार्केट वैल्यू, उसके साथ और 50 लाख ऐड हो गया ना, आगे नहीं एसेट आया ना। अब वो वही 50 लाख को लेके क्या किया? देखो इसलिए हम ब्रेक किए। एंड द फंड मैनेजर परचेजेस 18,000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड। अब देखो सी लिमिटेड का प्राइस कितना था? 264.40, तो 18,000 इंटू 264.4, इतना वो इन्वेस्ट कर दिया, राइट। तो उसका पोर्टफोलियो में 50 लाख जैसे आया था, उससे इतना पैसा कम हो गया, कैश कम हुआ एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ गया ना। समझ में आ रहा है? 50 लाख से 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? शायद 47,59,200 होगा। देखो करके लिखे हम वहाँ पे 18,000 इंटू 264.4, वही होगा 47,59,200, ठीक है। तो बेसिकली 50 लाख में से इतना माइनस है, मेरा पास कैश कितना बचा हुआ? 2,40,800। तो 50 लाख का ब्रेकअप क्या हुआ कि 50 लाख जो पैसा आया था कैश, उसमें से इतना इन्वेस्ट कर दिया, तो पोर्टफोलियो में और बढ़ जाएगा एंड इतना कैश इन हैंड होगा। अब बोला कि भाई फिर से तुम एनएवी कैलकुलेट करो, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अभी जो हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किए थे ABC से लेके E तक का, उसके साथ क्या ऐड होगा? ये 47,59,200 ऐड होगा एंड 2,40,000 ऐड होगा। डिवाइड क्या होगा? 8 लाख प्लस ये जो यूनिट एक्स्ट्रा, यूनिट भी तो बढ़ गया, 8,41,999 हो गया। तो ये रिवाइज एनएवी कैलकुलेट हुआ। ये देखो कहाँ गया? इसमें था, सॉरी।
समझ में आ रहा तुम लोगों को? देखो ये तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे सिंपल, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई नंबर ऑफ शेयर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई किए, ये था ये मेरा NAV आया था 119.05 फाइन। अब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने मांग रहा, तो कौन सा प्राइस में उसको अमाउंट इन्वेस्टेड, कौन सा प्राइस में उसको मिला होगा इन्वेस्टर को, ये जो 119.05 में मिला होगा। अब उसके बदले उसको यूनिट कितना मिला होगा तब, जो 41, ये जो यहाँ पे लिखे ना नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड टू द मिस्टर एक्स, कितना 41,996 कैसे आया होगा, 50 लाख डिवाइडेड बाई उस टाइम का जो NAV था डे एंड पे। तो बेसिकली मेरा जो नंबर ऑफ यूनिट होल्डर था 8 लाख प्लस 41,999